अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद आमिर और आप हमारा यूट्यूब चैनल स्कॉलर्स लॉ एकेडमी को देख रहे हैं। आज हम अपने लैट के स्टूडेंट्स को जनरल नॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें बताएंगे कि आपने जनरल नॉलेज के पोर्शन को पास्ट पेपर्स को एनालाइज करते हुए कैसे प्रिपेयर करना है, या किसी भी बुक से आप जनरल नॉलेज का पोर्शन कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं। अगर आप स्टूडेंट्स में से किसी बच्चे ने 22 मई वाला टेस्ट दिया हो जो कि रिसेंटली हुआ है, तो उसमें एक एमसीक्यू आया हुआ था सिक्योरिटी काउंसिल का। मैंने वही एमसीक्यू उठाया है। और एक आया हुआ था आईसीसी का। आईसीसी अब क्या है? वो एक वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन है। अगर फर्दर जाते हैं तो वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन में तो वो फिर स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइजेशन बन जाती है। इसी तरह यूएनओ क्या है? यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन ही हुई। तो उसने क्या किया? उसने यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के एक फर्दर इदारे से एक एमसीक्यू उठा लिया। तो यहाँ से आपको क्या हिंट मिलता है कि आपने वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशंस को अच्छे से प्रिपेयर करना है, ताकि आप अगर किसी भी लैट में जा रहे हैं तो आपको इस तरह का कोई सवाल आता है तो आपका वो गलत ना हो। देखिए, उसने आपसे पूछा कि सिक्योरिटी काउंसिल हैज़ मेंबर्स, तो कितने मेंबर्स होते हैं? उसका करेक्ट ऑप्शन था 15। अब 15 मेंबर्स हैं तो आपके माइंड में इससे रिलेटेड क्या सवाल आते हैं? सबसे पहले तो आपके माइंड में सवाल आता है कि ये तो एक सब डिवीज़न है, तो इसका मेन इदारा कौन सा है? वो मेन इदारा इसका यूएनओ है। अब यूएनओ के आपका माइंड सुनते ही ये बात आपके माइंड में आती है कि यूएनओ कब फाउंड हुई, उसके प्रेसिडेंट कौन है, उसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, उसके कितने सब डिवीज़न वाले इदारे हैं। तो वो 5 से 6 हम सब डिवीजन्स में करते हैं उसको क्लासीफाई, और उसने इनमें से किसी एक का पूछ लिया है आपसे। अब इसको देख के या इस एमसीक्यू को देख के आप लैट के हवाले से वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन को कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। अब अगर आप फर्दर देखें सिक्योरिटी काउंसिल में ही, तो आपको समझ आती है कि हमने इसके 15 मेंबर्स में से देखना है कि वो कौन कौन से 15 मेंबर्स ममालिक हैं। क्योंकि कभी कभी उसने आपको नाम दे देना है कि विच कंट्री इज़ द मेंबर ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल एंड विच इज़ नॉट। ठीक है, इस तरह का भी एमसीक्यू आ सकता है। फिर अगर इसकी फर्दर क्लासिफिकेशन करते हैं तो इसके कुछ परमानेंट मेंबर्स हैं, कुछ नॉन परमानेंट मेंबर्स हैं। अब परमानेंट मेंबर्स वो 5 हैं जो जिनको वीटो का हक भी हासिल है, जिनमें रशिया हो गया, चाइना हो गया, यूके हो गया, और बाकी भी 2 हैं। तो बाकी जो 10 हैं वो नॉन परमानेंट मेंबर्स हैं। अब अगर फर्दर आप इसी को ही देख के यूएनओ को प्रिपेयर करना चाहते हैं, जो कि आपको करना पड़ेगा, क्योंकि जब तक आपको यूएनओ का नहीं पता होगा तब तक आपको सिक्योरिटी काउंसिल का नहीं पता होगा। तो इस सवाल से हमें ये पता चलता है कि हम जब भी लैट को प्रिपेयर करते हैं तो एक क्वेश्चन जो हमारे पेपर में आया होता है या हमें कभी टेस्ट में दिया जाता है, तो उसके हमने इन डेप्थ उसको टच करके प्रिपेयर करना है प्रॉपर वे से, ताकि हमारा लॉ एडमिशन टेस्ट भी अच्छे से प्रिपेयर हो। अगर हम पीपीएससी की, एफआईए की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसके हवाले से भी ये हमारे लिए हेल्पफुल साबित हो। तो अगर आप देखें तो इसका हेड इंस्टीट्यूट था यूएनओ, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। इसकी एब्रीवेशन भी आपके पास आ सकती है कि यूएनओ इज़ द एब्रीवेशन ऑफ, तो यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन है वो। उसके फर्दर इदारे कौन कौन से हैं? उसमें जनरल असेंबली, सिक्योरिटी काउंसिल, इकोनॉमिक काउंसिल। अच्छा, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है ये भी आपको पता होना चाहिए। यूएनओ की फाउंडेशन डेट कौन सी है, और पाकिस्तान ने यूएन को या यूएनओ को कब ज्वाइन किया था। ठीक है, तो अगर आपको ये इस तरह के एमसीक्यूज़ आपके माइंड में आ रहे हैं और आप इनको प्रिपेयर कर लेते हैं तो आप लॉ एडमिशन टेस्ट में बहुत अच्छे मार्क्स गेन कर सकते हैं। फर्दर मैं आपको दूसरा सैम्पल दिखा रहा हूँ कि मार्शल लॉज इन पाकिस्तान हम किस तरह से प्रिपेयर कर सकते हैं। ये भी मैंने पास्ट पेपर से ही लिया है कि हमने मार्शल लॉज को कैसे प्रिपेयर करना है। अगर आप पास्ट पेपर को देखते हैं तो उसमें कई दफ़ा मार्शल लॉज के ऊपर आपसे पूछा गया है। तो अब अगर हम देखें तो हमारे मुल्क में टोटल कितने मार्शल लॉज लगे हैं, तो इसके हवाले से 4 मार्शल लॉज हैं। ठीक है, अब उसका पहला मार्शल लॉ कब लगाया गया? वो 7 अक्टूबर 1958 टू 25 मार्च 1969 तक ही लगाया। ठीक है, अच्छा, इसको किसने लगाया था? काफ़ी सारे स्टूडेंट्स यहाँ पे कंफ्यूज होते हैं कि जी सिकंदर मिर्ज़ा ने लगाया, तो ऐसा नहीं है। उस वक्त के प्रेसिडेंट जो थे सिकंदर मिर्ज़ा थे, उन्होंने फ़िरोज़ ख़ान की हुकूमत को ख़त्म करके अयूब ख़ान को चीफ़ मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर बनाया था। और अयूब ख़ान इस ओहदे पे 11 साल तक, यानी कि चीफ़ मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर के ओहदे पे, यानी कि मार्शल लॉ के चीफ़ रहे हैं 11 साल तक। ये भी आपसे एमसीक्यूज़ पूछा जा सकता है कि अयूब ख़ान का मार्शल लॉ कितने साल तक चला था, तो वो आपके पास 11 साल है। लेकिन यहाँ पे एक और भी पॉइंट इंपॉर्टेंट आता है कि जब उन्होंने चीफ़ मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर उनको बना दिया तो हुआ ये कि अयूब ख़ान के इख्तियारात में उनको कुछ कमी सी महसूस हो रही थी और उनको अच्छे से इख्तियारात दिए नहीं गए थे। तो उन्होंने 20 दिन बाद, यानी कि 27 अक्टूबर को अयूब ख़ान ने
सिकंदर मिर्ज़ा को बाहर मुल्क भेज के प्रेसिडेंटशिप का चार्ज संभाल लिया था। तो उसके बाद दूसरा कंसेक्यूटिव मार्शल लॉ आता है अयूब खान के फ़ौरन बाद, जो कि आता है याह्या खान का। अब याह्या खान की हमें पता होना चाहिए कि उनकी डेट कहाँ से कहाँ तक थी एज अ मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर, और उनकी डेट थी 25 मार्च 1969 से 20 दिसंबर 1971 तक। अब 1971 में एमरजेंसी कंडीशन में, क्योंकि उस वक्त इमरजेंसी सिचुएशन चल रही थी पाकिस्तान में कि बांग्लादेश जो अभी करंट बांग्लादेश है वो पहले पाकिस्तान का पार्ट था, लेकिन उस टाइम उन्होंने एक तहरीक चलाई हुई थी कि बांग्लादेश को उन्होंने अलग करना था। उस तहरीक को सकूत ढाका के नाम से याद किया जाता है। अब आपने सकूत ढाका के ऊपर थोड़ा सा डाटा सर्च कर लेना है कि वो किस डेट को हुआ था, उसकी रीज़न्स क्या थी। कुछ रीज़न्स आपको मैं भी यहाँ पे बता देता हूँ। उन रीज़न्स में ये था कि हमारा जो मशरक़ी पाकिस्तान था उनको हमने बांग्लादेश वालों को प्रॉपर राइट्स नहीं दिए थे, ना ही उनको उनके प्रॉपर बजट मिला, ना ही उनको असेंबली में उनकी प्रॉपर पार्टीशन मिली थी। तो जिस वजह से उन्होंने सोचा था कि अगर उन्होंने तरक्की करनी है तो उनको पाकिस्तान से अलग होना पड़ेगा, और जब वो अलग हुए थे तो उसको सकूत ढाका यानी कि फॉल ऑफ ढाका का नाम दिया गया था। तो उस सिचुएशन के उभरते ही जो है ना, आपके जो चीफ़ मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर थे याह्या खान, उन्होंने 1971 में अपना चार्ज सिविलियन को दिया था, जो कि भुट्टो थे। उस टाइम दो बड़े पॉलिटिशियन थे जिनमें जुल्फ़िकार अली भुट्टो और मुजीबुर रहमान आते हैं। तो उन्होंने चार्ज शिफ्ट किया टुवर्ड्स जुल्फ़िकार अली भुट्टो, ठीक है, ये आपको ज़रा याद रखना है। अब तीसरा जो मार्शल लॉ था वो आपका जनरल ज़िया-उल हक़ का था। ज़िया-उल हक़ ने भुट्टो की हुकूमत को ख़त्म करके मार्शल लॉ लगाया था पाकिस्तान में, जो कि 5 जुलाई 1977 से लेके 17 अगस्त 1988 तक लगा था। इसके टोटल टेन्योर था 11 साल, और वो प्लान क्रैश में मारे गए थे जनरल ज़िया-उल हक़, जो कि बहावलपुर में प्लान क्रैश हुआ था, ठीक है। ये भी पूछा जा सकता है कि ज़िया-उल हक़ का प्लान कहाँ पे क्रैश हुआ, तो वो आपके पास बहावलपुर में। क्यों? क्योंकि आप अगर मार्शल लॉज़ के टॉपिक को पढ़ रहे हैं तो आपको इन चीज़ों की थोड़ी डेप्थ पता होनी चाहिए, ताकि आप लॉ एडमिशन टेस्ट को आसानी से प्रिपेयर कर सकें। अब चौथा जो मार्शल लॉ है हमारे पास, वो हमारे पास जनरल मुशर्रफ का मार्शल लॉ है, जो कि 12 अक्टूबर 1999 से लेके अगस्त 2008 तक चला, और उसका टोटल टेन्योर 9 साल रहा है। अब अगर हम देखें तो पाकिस्तान की 74 से 75 साल तारीख़ के अंदर पाकिस्तान 33 साल मार्शल लॉ के अंडर रहा है, यानी यहाँ पे फ़ौजी राज नाफिज हुआ है, जिसकी वजह यह है, इसी वजह से ही पाकिस्तान जो है ना ज़्यादा तरक्की नहीं कर पाया, क्योंकि कभी सिविलियंस आ जाते थे, कभी फ़ौज का इक़्तिदार आ जाता था, तो इस वजह से पाकिस्तान खातिर खा तरक्की नहीं कर पाया। तो ये इस तरह के सवालात हैं जिससे आपको पता चलेगा कि आपने लॉ एडमिशन टेस्ट को किस तरह से प्रिपेयर करना है। अगर आपको फ़र्दर कोई प्रॉब्लम होती है तो आप हमारे दिए गए नंबर्स पे कांटेक्ट कर सकते हैं। आप हमारे डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप का लिंक भी हम आपको दे देंगे, आप उससे हमारे व्हाट्सएप ग्रुप्स को भी ज्वाइन कर सकते हैं, ताकि आप लॉ एडमिशन टेस्ट को बड़े अच्छे से प्रिपेयर कर सकें। अब अगर हम देखें तो हम कौन सी आपको फैसिलिटीज़ जो है ना प्रोवाइड करते हैं लॉ एडमिशन टेस्ट में, वो मैं आपको बता देता हूँ। स्कॉलर्स लॉ एकेडमी में डेली बेसिस के ऊपर ज़ूम ऐप क्लासेस होती हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह हमारा 3 से 4 साल तजुर्बा है, जिस बिहाफ पे हमने हैंडमेड नोट्स बनाए हुए हैं। आपको सब्जेक्टिव पोर्शन के अलग नोट्स मिलेंगे, ऑब्जेक्टिव पोर्शन के आपको डिटेल नोट्स, जिस तरह मैंने आपको पहले समझाया है इसी तरह के ही आपको नोट्स मिलेंगे। हर वीक में आपका मॉक टेस्ट होगा, आपको पेपर से पहले गेस्ट पेपर और सब्जेक्टिव वाइज टेस्ट भी दिए जाएंगे, ताकि आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छे से हो पाए। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप जो है ना इस नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। इंशाल्लाह आपकी तमाम क्यूरीज़ को रिज़ॉल्व किया जाएगा। अगर फर्दर भी आपकी कोई क्यूरी होती है लॉ के हवाले से या किसी भी इंस्टीट्यूट में लॉ के एडमिशन के हवाले से, तो आप ज़रूर हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। ओ भाई।